तो आज हम लोग कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी या जो भी प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक का। वो हम लोग आज कवर करेंगे, जैसे साइज में क्या चेंजिंग होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजिंग होने वाला है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंजिंग होगा, है ना। जितने भी वेरिएशन है सभी वेरिएशन को हम लोग कवर करेंगे आज, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है साइज। साइज कैसे डिफरेंट, अगर आप जाओगे लॉन्ग टू पीरियड साइज कैसे चेंज होगा, वेरिएशन क्या होगा चाहे साइज का। देखो, डी ब्लॉक में ना साइज का वेरिएशन जो है रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। आप देख सकते हो कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे साइज में देखो क्या हो रहा है। अगर आप 3D में जा रहे हो, किधर लेफ्ट टू राइट में जा रहे हो आप, है ना। 3D सीरीज में अगर आप लेफ्ट टू राइट अपन जाएंगे तो देखो साइज कैसा डिफरेंट हो रहा है ना। ठीक है, पहले देखो साइज घट रहा है ना। अगर आप इधर से जाओ तो साइज क्या हो रही है, घट रही है ना। बोलो, ये साइज घट रहा है ना। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, लिखो रीजन है यहाँ पे। क्या होता है रीजन, अगर कोई आपसे पूछे तो जेड इफेक्टिव जो है यहाँ पे डोमिनेट करता है। जेड इफेक्टिव डोमिनेंस, है ना। यहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेंस ओवर ओवर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ओवर स्क्रीनिंग या शिल्डिंग जो था ना हमारा स्क्रीनिंग, वो ठीक है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा बोलते हैं उसे, है ना। ध्यान रखना सिग्मा क्या है हमारा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा। तो जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा, आपको पता है क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज हमारी घट जाएगी, है ना। ठीक है, बट आयरन से लेके निकल के बीच में क्या होता है, दोनों इफेक्ट जो है हमारा जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग जो है, दोनों ही बराबर होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। दोनों इफेक्ट क्या होते हैं यहाँ पे, न्यूट्रलाइज हो गए, दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, कि जेड इफेक्टिव जो है हमारा यहाँ पे, जेड इफेक्टिव ओवरकम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव जो का था हमारा ओवरकम्स हो गया। पहले क्या था, पहले डोमिनेट कर रहा था, अब दोनों ही बराबर हो गए। कौन कौन से, जेड इफेक्टिव और सिग्मा। सिग्मा क्या है यहाँ पे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, है ना। यहाँ पे जेड इफेक्टिव और सिग्मा जो था हमारा, दोनों ही क्या थे, दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसलिए साइज क्या हो गया, बराबर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। बट लास्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो इंक्रीजिंग हो गया। क्यों हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे सिग्मा जो है डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे सिग्मा क्या था हमारा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है सिग्मा, याद रखना, है ना। यहाँ पे सिग्मा डोमिनेट करेगा, सिग्मा डोमिनेट्स ओवर जेड इफेक्टिव। तो सिग्मा क्या था हमारा, रिपल्सन था। तो ज्यादा रिपल्सन होगा तो साइज हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। अब बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन। नो डाउट। एनीवन, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, नो डाउट, ओके। तो ध्यान रखना ओके। सिग्मा क्या है हमारा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, ओके, फाइन गाइस, आगे चले अपन, है ना। आपको यहाँ से पूछा क्या जाएगा, पूछा ये जाएगा कि ऑप्शन में दे देगा आयरन कोबाल्ट और निकल, और कभी इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा, और तीनों को बराबर दे देगा। तो आपको कौन सा आंसर मारना होगा, दो तीनों बराबर हैं यहाँ पे साइज में, वो वाले, है ना। तो देखो, इनऑर्गेनिक में मोस्टली आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे सर क्या बिना याद किए हो जाएगा, नो। अगर आप याद करोगे तभी आपका आंसर सही होने की चांसेस हाई रहेगी। और इनऑर्गेनिक ही ऐसा है जहां पे आप अगर याद कर लिए, रिमेम्बर कर लिए, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी एक्सेप्शन है, जितने भी ऑर्डर हैं, तो क्वेश्चन जो है विद इन ए 10 सेकेंड और विद इन ए 5 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, और दूसरे में नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिजिकल में तो टाइम लगेगा, है ना, ऑर्गेनिक में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इनऑर्गेनिक में नहीं। अगर याद है तो 10 सेकेंड 30 सेकेंड इज एनफ। ठीक है, तो याद रखना, इनऑर्गेनिक अगर आपको आता है अच्छे से तो नंबर बहुत अच्छे आएंगे आपके, है ना, एग्जाम में। तो इनऑर्गेनिक को आप याद करने की कोशिश करो, ठीक है। और एनसीईआरटी को ही फोकस करना सभी लोग, है ना, इधर उधर नहीं। फालतू की बुकें मत पढ़ना आप लोग, इनऑर्गेनिक के लिए ध्यान रखना, है ना। इनऑर्गेनिक ही बार बार पढ़ते रहना, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, है ना। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे 3D से 4D की तरफ, है ना, 3D से
अगर आप 4D की तरफ जा रहे हो तो आपकी साइज जो है क्या होगी, इंक्रीज करेगी, बहुत बाद में जाके इंक्रीज तो कर रही है, बट 4D और 5D का साइज बराबर होता है। ठीक है, 4D और 5D का साइज बराबर होता है, क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। आ गया ना, याद रखना। ये जो 3D 4D के, 3D से 4D जा रहे हो वहां पे इंक्रीज कर रहा है, बट 4D से 5D में जा रहे हो तो वहां पे साइज जो है हमारा सेम होता है। रीजन क्या है? ड्यू टू ड्यू टू लेंथेनाइट 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 कंट्रैक्शन होता है यहाँ पे। तो कंट्रैक्शन होने के चलते हमारा दोनों का साइज क्या है, बराबर हो गया। 4D और 5D जितने भी मेटल है उनकी साइज बराबर होगी अलोंग द ग्रुप। ग्रुप में जाओगे तो डाउन द ग्रुप। ठीक है, क्लियर है सबको? अब आप लोग को डाउट आ रहा है, सर लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होता है? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता है पुअर सील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन किससे होता है, क्यों होता है? ड्यू टू द पुअर सील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। याद रखना आप लोग, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्यों होता है? ड्यू टू द पुअर सील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। ये 4f भी याद होना चाहिए आपको। 4f इलेक्ट्रॉन। पुअर सील्डिंग से क्या हो जाता है? अट्रैक्शन ज्यादा हो गया ना। समझ गए ना आप? अगर सील्डिंग कमजोर है तो अट्रैक्शन, दोस्ती ज्यादा होगी, अच्छी से दोस्ती होगी। समझ गए? अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, साइज क्या होता है, कम हो जाता है। साइज कम होने से चलते क्या हो गया, 4D 5D का साइज इक्वल हो जाता है ना। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, Yes, sir. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आप लोग। हाँ बोलो, किसी को डाउट है? बोलो, एनीवन? ओके, नो डाउट। हाँ देखो, एक चीज ध्यान रखना। ये जो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन लगेगा कहाँ पे लगेगा, ये ध्यान रखना। ये जो है एक ग्रुप छोड़ के, कौन सी वाली? स्कैंटियम वाली, है ना, ध्यान रखना। कौन से वाले? एक ग्रुप छोड़ के लगता है ना। जैसे मान लो कि आपके पास 3D है, 4D है, और हमारे पास क्या है, 5D है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट जो था हमारा, क्या था यहाँ पे? स्कैंटियम, फिर वाइट्रियम, है ना, लेंथेनम। ठीक है, इस जो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन जो लगेगा ना, इसके बाद लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, याद रखना। इसके बाद जो भी आएगा ना, यहाँ से लेंथेनाइट कंट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, मान लो टाइटेनियम आएगा, जिंकोरियम आया, हफियन, है ना। फिर आता है आपको क्या, वेनेडियम, नेवियम एंड टीए। ठीक है, अब इसके बाद जो भी आएंगे सब में लेंथेनाइट कंट्रैक्शन लगेगा। तो याद रखना, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन जो लगेगा इसके बाद, यहाँ से यहाँ के जो भी आएंगे यहाँ पे लगता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, है ना। तो इसका ऑर्डर कैसा होगा देखो। फिर यहाँ पे ऑर्डर कैसा दिखेगा आपको? एक ऑर्डर ध्यान रखना, जहाँ पे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन नहीं रहता है फर्स्ट में, यहाँ पे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन नहीं लग रहा है, तो इसका साइज जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होता है, साइज बढ़ता है ना। सेम वैसे ही होगा यहाँ पे देखो। AC हुआ, फिर उसके बाद Y, फिर LA। तो इसका साइज जो है सेम, जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है ना अपना, सेम ऐसे ही बढ़ेगा। ये क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज। बट अगर आप इसमें चेक करो, इसके बाद यहाँ पे, इसमें, तो यहाँ पे लग जाएगा लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, है ना। तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन लगेगा तो देखो, अब इसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा साइज का, डाउन द ग्रुप। अगर आप देखो तो पहले भी, फिर NB का साइज और इक्वल हो जाएगा किससे, हमारा TA से, है ना। ये ऑर्डर हो गया। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट वाला का देखो, TI का, तो TI क्या हुआ, डाउन द ग्रुप तो बढ़ेगा 3D से 4D के बीच में, है ना। बट उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा साइज जो है बराबर हो जाएगा किससे, हफियम से, है ना। समझ गए आप लोग? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग को ये पता होगा कि 4D 5D का साइज बराबर है, बट इस इसको छोड़ के, ठीक है,
बाकी सबका सेम होगा, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको। सर ये जो स्टैंडर्ड ये है इन दोनों, सब में लेंथ नॉट कंट्रैक्शन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे 4f नहीं होता है। ओके सर। यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। यहाँ पे देखोगे और इसका, अगर 4f में 0 होता है इलेक्ट्रॉन, 4f होता ही नहीं है ना। ठीक है, यस सर। नो 4f, 4f इलेक्ट्रॉन, 4f इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है। ओके, स्कैन वाइट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपन किए थे ना, याद है। यहाँ पे देखो, हम लोगों ने करा था ना लास्ट क्लास में, देखो, 5D6S2। है ना। नहीं है ना, देखो, लेंथनम में नहीं है ना, बट इसके आगे आएगा। इसके आगे जाओगे तो आएगा। यहाँ पे नहीं आएगा, फर्स्ट में नहीं आएगा, 5D का जो फर्स्ट है उसमें नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 4f आया, कहीं पे दिखा 4f नहीं ना। जब 4f आई नहीं तो लगेगा कैसे, नहीं ना। ठीक है। ओके गाइस, ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट वाले को छोड़ के, डी ब्लॉक में फर्स्ट जो आता है अपना, उसको छोड़ के बाकी सब में लेंथनाइट लगेगा। उस वो वाली फर्स्ट वाली में नहीं लगेगा यहाँ पे। ध्यान रखना, भूल ना जाना इसमें, है ना। यहाँ पे जो है लेंथनाइट जो है यहाँ पे नहीं लगेगी, इसमें, नो। इसके अलावा सब में लगेगा, यहाँ से सब में। ठीक है, है ना। लेंथेनाइड, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन सब में लगेगा, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे नो लेंथेनाइड। एलसी, एलसी क्या है हमारा, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, फर्स्ट में नहीं लगेगा, फर्स्ट वाले में। ठीक है, स्केंटियम रिट्रियम लैंथेनम में नहीं लगेगा, है ना। इसके अलावा बाकी सब में लगेगा, फर्स्ट वाले में नहीं लगेगा। तो फर्स्ट वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। ठीक है, तो याद रखना, है ना। ओके, आगे चले हम लोग। ओके गाइस, आगे चले अपन। किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, एनी वन, बोलो। नो सर। ओके ओके, नो सर। क्लियर हो गया ना। क्यों होता है भाई, रीजन पता गया आप लोग को, पता चल गया ना, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ 4f, है ना। 4f नहीं होता है वहां पे, है यस ना। सर। ओके मोनिका, क्लियर हो गया ना आपको। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब आगे चलते अपन, है ना। अब देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है डी ब्लॉक मेटल का हाई होता है, अगर आप कंपेयर करो एस और पी से। डी ब्लॉक मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द मेटालिक बॉन्डिंग। अब मैंने बता दिया, मेटालिक बॉन्डिंग होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी ब्लॉक में क्या होता है, ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो ज्यादा कोहेसिव फोर्स होगा हमारा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही कैसा बिहेव कर रहा था वहां पे, कोहेसिव फोर्स की तरह। कोहेसिव फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी उतना ही बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, तो ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए मैंने ऑलरेडी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिटेल बता दिया था, है ना, क्योंकि यहाँ पे यूज होगा मेल्टिंग पॉइंट, है मींस मेटालिक बॉन्डिंग, है ना। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू द मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ बोथ डी एंड एस इलेक्ट्रॉन। क्यों होता है यहाँ पे, यहाँ पे इसलिए होता है, मेटालिक बॉन्डिंग जो है डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पे ना। तो यहाँ पे डी और एस में दोनों में इलेक्ट्रॉन होता है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और उससे क्या होगा, हमारी मेटालिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। समझ गया। जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे हमारी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगी, जितना स्ट्रांग होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। हाँ वही है, सिंपल है, इंटर मेटालिक बॉन्डिंग सेम चीज है। ठीक है मोनिका, है ना। क्योंकि जो मेटालिक बॉन्डिंग जो हो रहा है ये तो एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, है ना। ठीक है, ओके आगे चले हम लोग, है ना। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट हो पूछो, नो डाउट। ठीक है, सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। ओके, ये वाला है। हम्म,
यस सर। ठीक है ना। अब आपको ऑर्डर देखो, डी ब्लॉक में ना कोई क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर जो होगा हमारा, ऐसा नहीं है कि एकदम सिंपल ऑर्डर होगा जो आप याद करोगे। नो, इसमें ऑर्डर जो होता है रेगुलर नहीं दिखेगा आपको, स्मूथ नहीं दिखेगा। हाँ, चलते चला जा रहा है, आप याद कर लिए कि डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, साइज बढ़ेगा, याद कर लो, है ना, उसमें दिक्कत नहीं होती है। बट डी ब्लॉक में देखोगे कि हर साइज में ही देखो पूरा इरेगुलर है। यहाँ पे भी आप देखोगे इरेगुलर आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी देखोगे इरेगुलर आएगा, डेंसिटी भी देखोगे उसका भी आएगा। सबका क्या है, रेगुलर ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। तो आपको याद करना पड़ेगा इसमें, है ना। इसमें आप सोचोगे कि जैसे अपन क्या, पीरियोडिक टेबल में क्या था कि डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज घटेगा। याद कर लिया, आपको हो गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑर्डर का पैटर्न है ना, इरेगुलर है। सिमिलर क्या बोलते हैं, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। तो जैसे साइज का जो ऑर्डर है यहाँ पे, है ना, अगर आप साइज का ऑर्डर देखो यहाँ पे तो कैसा होता है बताओ। यहाँ पे जो एम एन है ना, एम एन जो है यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे चला आएगा, है ना। और हमें क्या पता, हमें ये पता है कि लेफ्ट टू राइट अपन जाएंगे तो साइज घटेगी, ये तो पता है सबको, है ना। ठीक है। तो इसका कुछ ऑर्डर जो है इरेगुलर पैटर्न में दिखता है। ठीक है। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा इसका यहाँ पे कैसा दिखेगा बताओ। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो होगा, आप ध्यान रखना, याद कर लो, है ना। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आ जाएगा हमारा, ठीक है, देखो, जेड एन, उसके बाद आएगा आपको कॉपर, फिर एम एन, फिर आपका आएगा निकेल, है ना, फिर कोबाल्ट, फिर आपका आएगा आयरन, है ना, फिर आपका आ गया स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, है ना, फिर वेलेडियम एंड क्रोमियम। तो ये ऑर्डर आप सभी लोग ध्यान रखना, याद करना, है ना। ठीक है। ओके। ये पैटर्न है किसका, मेल्टिंग पॉइंट का, है ना। ओके, एटलीस्ट 3D वाले तो याद करना आप लोग, है ना। 3D सीरीज वाले एटलीस्ट याद करना आप लोग, है ना। इससे हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो एटलीस्ट 3D वाले आप लोग याद करना, है ना। क्लियर है सबको। फाइन। यस सर। है ना। आप सोचोगे कि इसमें सर इतना उल्टा सीधा ऑर्डर आ रहा है, कैसे याद कर रहे हैं, है ना। तो डी ब्लॉक में कुछ चीजें हैं जो आपको रटना पड़ेगा, है ना। ऑर्डर जो है आपको याद सर करना ज्यादा पड़ेगा, है ना। किसमें क्वेश्चन पूछते हैं, 3D में से? क्या। सर ज्यादातर क्वेश्चन 3D में से पूछते हैं। हाँ, 3D का आप याद रखना, है ना, एटलीस्ट 3D का तो याद होना चाहिए, है ना। ठीक है। क्वेश्चन जो ज्यादा आएगा 3D से ही आता है। ओके। वही लोग समझते हैं ना कितना, मान लो 3D का भी याद करो, 4D का भी करो, कितना याद करोगे, है ना। तो 3D का एटलीस्ट आप लोग याद रखना। ठीक है इसका। यस ओके। सर। 3D का ही आप लोग ध्यान रखना। ओके। आगे चले हम लोग, है ना। अब देखो इस, आप लोग के एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है ना इसे, बोलो। यस सर, दिया Yes, हुआ है। sir. यस सर। Yes, sir. तो अब आप लोग को डाउट आ रहा होगा। अब बताओ कितने लोगों को डाउट आया है, बताओ, बोलो। हमने तो स्टार्टिंग ये बोला कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, ये तो मैंने बता दिया आपको, है ना। अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से हमारी मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रांग होती है ना। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या चेक करोगे कि किसके कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं। और यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं। ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे कितने हैं बोलो, 3। यहाँ पे 2। और यहाँ पे क्या हो गया, 0, है ना। अब आप लोग ये सोच रहे हो सर आपने तो बताया था कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, है ना। मैंने तो ये बताया ना, मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जो है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और आप बोल सकते हो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, कितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना।
तो देखो, स्टार्टिंग में तो सही लगा है ना, टाइटेनियम से अपनी मेल्टिंग पॉइंट जो है कम है। फिर वेनेडियम में गए क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है हमारा। क्रोमियम में गए, ठीक है, वो भी सही है, 5 हो गया है ना। बट आखिर क्रोमियम से मैग्नीज ऐसा क्या हुआ कि हमारी मेल्टिंग पॉइंट जो है मैग्नीज का कम हो गया? दोनों का तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 5 है, बताओ। किसी को पता है क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों हो रहा है ऐसा? आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि क्रोमियम और मैग्नीज जो दोनों का अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो सेम है कि नहीं, बताओ। यस या नो, टेल मी, है ना? बोलो। फिर यस भी यस सर। फिर भी हाँ, फिर भी जो है यहाँ पे मैग्नीज मैग्नीज का क्या क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया ना, ज्यादा। अगर आप कंपेयर करो इससे भी, आयरन का 4 है, तो एटलीस्ट आयरन से भी तो ज्यादा होना चाहिए। अगर आप बोलो कि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक है, तो बोल सकते हो 6 हो गया टोटल, है ना? टोटल 6 हो जाएगा। 1 और यहाँ पे एक 1 है, टोटल 6, चलो ठीक है। बट अगर आप इससे कंपेयर करो और आयरन से कंपेयर करो, ऐसा क्या है, रीजन है कि मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैग्नीज एंड आयरन में ही बताओ आप, क्यों हुआ ऐसा? बाकी चीजें सही है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, हमारी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती जा रही है, वो सब सही है। लेकिन ऐसा क्या है कि मैग्नीज, आयरन और क्रोमियम के मेल्टिंग पॉइंट में इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है? बोलो, किसी को आइडिया है? एनीवन? एनीवन, किसी को पर कुछ? वो शायद दूसरों के साथ अच्छा बॉन्ड ना बनाता हो, इस वजह से उसका स्ट्रक्चर हार्ड नहीं होगा। सर ये 3D साइज ऑर्डर है, साइज ऑर्डर नहीं है मोनिका, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर था वो, है ना? साइज ऑर्डर तो अपना ऊपर है ना? ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है ना? साइज का ये रहा, है ना? साइज का अपन किए थे ना, स्टार्टिंग में ही था। ठीक है, ये है। ओके, ये साइज का ऑर्डर है। ओके, बोलो। ये तो एनसीईआरटी में है, ऐसा तो है नहीं, नहीं है ना ग्राफ? बोलो। सर जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से बॉन्डिंग बनाते हैं, तो उसका हम्म। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो हम्म। शायद मैग्नीज ज्यादा अच्छे से बॉन्ड ना बनाता हो जबकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हो। हाँ, ये तो बात सही बोल रहे हो आप, पर क्यों? सोचो, क्या ये तो डाउट, कितने लोगों को डाउट आया था, ये बताओ। सर क्योंकि सर मैग्नीज ज्यादा थ्री ऑक्सीडेशन नंबर टाइप होते होता हैं। है ना, वो हाफ फील्ड होता है। हाँ, किसने बोला हाफ फील्ड फुल फील्ड? सर जूबिया ने। हाँ, ग्रेट, एक्सप्लेनेशन सही है ना? यहाँ पे देखो, देखो, एक्सप्लेनेशन सही है, क्यों? देखो, ये यहाँ पे क्या है, ये हाफ फील्ड है। हाँ या ना, बोलो सभी लोग ध्यान से देखना, इसका रीजन यही है, हाफ फील्ड है ये अपनी, है ना? बोलो। और ये क्या है? फुल फील्ड है, फुल्ली फील्ड। हाँ या ना? तो ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे डी लोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ड्यू टू द हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड कन्फिग्रेशन। तो रीजन लिखो सभी लोग, है ना? ये रीजन लिखना है यहाँ पे, ठीक है? रीजन लिखो। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा एम एन है, कौन कौन से एम एन एंड एफ ई है ना? हम्म। ऐसा देखा गया है एम एन का, ऐसे लिख लो, एम एन हैविंग हैविंग लोअर melting point mp due to having fully fully filled and half filled half filled configuration, fully filled and half filled configuration, ठीक है? फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? स्टेबल होता है, ये तो आपको पता है ना? ड्यू टू हैविंग फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन which half filled configuration, so that so that so that delocalization of delocalization of delocalization of electron will not
विल नॉट टेक पार्ट, विल नॉट टेक पार्ट, है ना। अच्छे से डीलोकलाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे, है ना। तो डीलोकलाइजेशन कम हो गया तो मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ कम हो गया, तो यही रीजन है, ठीक है। ओके। ओके, दैट सर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक पार्ट properly, properly. So metallic bonding, metallic bond is weak, metallic bond is weak. हाँ बोलो, बोलो, किसी को डाउट है? हाँ, सब मोनिका बोले रिपीट। देखो, देखो मोनिका, जिसको डाउट आ रहा है, देखो सभी लोग ध्यान सुनना। यहाँ पे मैग्नीज जो है, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन देखो आप लोग। आउटर 3d5 है और 4s2 है ना, सबको दिख रहा है ना। 4s2 फुली फील्ड है और 3d5 जो है हाफ फील्ड है। कुछ भी तो स्टेबल ही है ना ये भी। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऐसा देखा गया है कि ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। तो ये बताओ, कोई स्टेबल रहना चाहेगा कि अनस्टेबल रहना चाहेगा? सर स्टेबल। सर स्टेबल। है ना। तो ऐसा देखा गया है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के चलते इनकी डीलोकलाइजेशन जो है ना अच्छे से नहीं होती है, प्रॉपर नहीं हो पाती है। सभी लोग तो चाहते हैं ना कि स्टेबल हो जाए अच्छे से, है ना। तो ये बेचारा स्टेबल है तो क्यों अच्छे, इसलिए देखा गया है कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसलिए मैग्नीज की मेल्टिंग पॉइंट जो है काफी ज्यादा कम हो जाती है अगर आप कंपेयर करो क्रोमियम और आयरन से, है ना। इसके पीछे रीजन यही है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया सबको, है ना। टीसी, टीसी क्या है यहाँ पे? टीसी क्या हुआ जो भी है? सर जो जो मैग्नीज और टीसी होते हैं वो दोनों एक्सेप्शन है, तो जो टीसी होता है वो क्यों एक्सेप्शन होता है? कहाँ पे टीसी, कहाँ पे इसमें 3D में? नहीं सर, इसमें नहीं है, वैसे पढ़ रखा है मैंने। अच्छा नहीं नहीं, ठीक है, बस इसमें 3D पे ही ध्यान रखो आप लोग ना। तो मैग्नीज एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का रीजन लॉजिक है यहाँ पे, है ना। इसके पीछे रीजन भी है, ठीक है। ओके, ठीक है जो भी है। तो रीजन को पता चल गया ना सबको। वैसे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा हमारा। बट कुछ चीजें एक्सेप्शन आ जाती है, जैसे यहाँ पे मैग्नीज का देख लो, है ना। और इससे पीछे लॉजिक क्या है वो मैंने बता दिया, ड्यू टू द फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। इसके होने चलते डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक पार्ट properly. If delocalization will not take part properly, then metallic bond strength will be decrease or weak, कमजोर हो जाता है, जिससे हमारी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है ना। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? आप बताओ, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनीवन, है ना। ओके, आगे चले अपन। सर टाइमिंग चेंज होती है ना, 8 PM, 8 8 8 PM तो अभी पॉसिबल नहीं है ना। पीसीएम का 8 PM पॉसिबल नहीं है फिर, है ना। वहां पे मैथ का चलता है ना। ठीक है। ओके, अब देखो आगे, आगे चले हम लोग, है ना। हो गया सबको, क्लियर हो गया ना। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, है ना। अब देखो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना, ये सेम है जैसे बॉन्ड एनर्जी है। कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ बॉन्ड ब्रेकिंग में, सेम ये भी वही होता है ना, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना। कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा एक मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए फ्रॉम इट्स गैसियस एटम, ठीक है। कितना एनर्जी चाहिए, कितना हीट चाहिए हमें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, या बॉन्ड एनर्जी भी हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी ध्यान रखना, 3D का ऑर्डर है ये। आप लोग सोच रहे हो सर कितना ऑर्डर लिखवा रहे हो, इतना ऑर्डर कैसे याद करो पाऊंगी मैं, है ना। तो देखो 3D में तो कुछ चीजें हैं जो इरेगुलर है पैटर्न, तो इरेगुलर पैटर्न का तो याद ही करना पड़ेगा ना ऑर्डर, बताओ। ठीक है। ओके गाइज, तो याद रखना, ये किसका ऑर्डर है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट होगा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, सेम एज बॉन्ड एनर्जी, है ना।
ठीक है। बॉन्ड इंथैल्पी पता है ना, बॉन्ड एनर्जी कितना चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना। और ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आप लोग ध्यान रखना, भूल ना जाना। कुछ डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में काफी इरेगुलर पैटर्न के चलते हम लोग को एक्सेप्शन ज्यादा होते हैं इसमें, है ना। और ऑर्डर भी जो है याद ही करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज घट रहा है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, है ना। ठीक है। ओके गाइस। ट्रिक ट्रिक देखो, ट्रिक जो है ना आप लोग खुद बना लोगे, है ना। आप लोग खुद ही इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो, अपने आप से ही ट्रिक बना लोगे, है ना। आप लोग, अच्छा चलो, ये जितना मैंने ऑर्डर दिया है ना सबको, ये वाली जितना ऑर्डर मैं आगे दिखाऊंगा, कल मैं देखता हूँ कितने लोगों ने ट्रिक बनाया है ना इसका भी, और इसका भी, है ना। ये सभी क्या है, इरेगुलर पैटर्न है ना। सबका देखता हूँ ऑर्डर, आई मीन्स कितने लोग ट्रिक बनाते हैं इसका, है ना। अगर खुद का आप लोग ट्रिक बनाओगे ना नाम से, न्यूनो न्यूमो जो भी आप ट्रिक बनाओगे उससे ज्यादा आप लोग को याद होगा, है ना। ठीक है। तो कल मैं स्टार्टिंग में पूछूंगा कितने लोगों ने क्या क्या बनाया है ना। तो आप लोग देखोगे सबका अलग अलग होगा, है ना। ठीक है। कोई गाना पे बना दिया, तो कोई नाम पे यस बनाया सर। है, तो कोई स्टोरी बना दिया, है ना। सबका अलग अलग आएगा, देखना आप। ठीक है। तो उसमें से जिसका अच्छा होगा आप लोग उसी को फॉलो करना, है ना। ठीक है। और अगर आप जब अपना ट्राई करोगे ना वहां पे तो आपको याद हो जाएगा ऑर्डर ही। ठीक है। तो, तो हमेशा ट्रिक जो है, ऑर्डर वाले ट्रिक खुद बनाया करो खुद से, है ना, जो हमेशा याद रहेगा। ठीक है। ओके गाइस, आगे चले अपन, है ना। ठीक है। सर मैं माइक्रोनी अच्छी बनती है मैं बनाऊं। ओके ठीक है ठीक है। ओके, तो आप लोग ट्राई करना, जितने भी ऑर्डर आएंगे, आगे भी ऑर्डर आएगा सब, है ना। इरेगुलर पैटर्न पे है तो ऑर्डर याद ही करना पड़ेगा। तो सबका निनोमिक्स जो है आप लोग बनाना, है ना। ओके। स्टोरी पे, नाम पे, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, है ना। ठीक है। अब चलते हैं डेंसिटी, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है ना। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास क्या होगा, मोलर मास होगा, है ना, मेटल का, और उसका मोलर वॉल्यूम, है ना। तो देखो एक चीज याद रखना, डेंसिटी जो है मोलर मास और मोलर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना। बोलो यस या नो। तो यहाँ पे लिखना, ये ऑर्डर है डेंसिटी का अपना। ठीक है। तो इसका भी निनोमिक्स जो है आप लोग बनाना। सर फिर से ऑर्डर। हाँ बोलो। हाँ सर मैं बोल। बोल रही थी फिर से ऑर्डर। कौन सा, ये वाला बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। हाँ बोलो सिखा। सर मैं कह रही थी फिर से एक न्यू ऑर्डर आ गया। हाँ अभी तो आएगा, और डी ब्लॉक में तो ऑर्डर ऑर्डर होगा, है ना। और डी ब्लॉक से क्वेश्चन आते हैं दो, तो डी ब्लॉक छोड़ना नहीं आप लोग, है ना। ठीक है। यस सर। आप सभी लोग ट्राई करना ट्रिक बनाने का, है ना। कोई स्टोरी बनाएगा, कोई सॉन्ग बनाएगा, कोई, देखना आप कितने लोगों का डिफरेंट डिफरेंट आएगा, आप देखना कल, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो आपको आइडिया लग जाएगी। अगर सब लोग ट्राई करेंगे तो कम से कम 5-6 तो मिल जाएंगे आराम से, है ना। तो डेंसिटी का ऑर्डर ये है, कौन सा, 3D वाले हैं, है ना, 3D सीरीज वाले मेटल है ये सभी, है ना, 3D वाले। तो देखो डेंसिटी जो होता है जनरली क्या होता है, लिखो यहाँ पे, डेंसिटी इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जनरली ये बढ़ता है ना। लेफ्ट टू राइट में डेंसिटी बढ़ता है इन डी ब्लॉक। ओके। क्यों, क्यों बढ़ता है, किसी को पता है क्यों, रीजन क्या है, रीजन क्या है, लिखो। बिकॉज बिकॉज साइज साइज डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, साइज डिक्रीज होता है, सो एटॉमिक वॉल्यूम
ठीक है। सो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेज, साइज डिक्रीज होने के चलते एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो जाती है हमारी, डिक्रीज हो जाती है ना। एंड और दूसरा रीजन क्या है यहाँ पे, अगर आप देखो तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो मोलर मास बढ़ रहा है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है ना, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो स्कैंडियम टाइटेनियम रेडियम क्रोमियम मैग्नीज सबका एटॉमिक नंबर बढ़ता रहेगा ना, तो एटॉमिक मास भी क्या है, बढ़ता रहेगा ना, तो मोलर मास भी बढ़, बढ़ेगा हमारा, है ना। एंड अनदर रीजन, अनदर रीजन या अनदर फैक्टर इज मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास is molar mass increases, molar mass increases from left to right, from L to R, लेफ्ट टू राइट मोलर मास बढ़ता है, एटॉमिक वॉल्यूम घटेगा, है ना। अगर मोलर मास बढ़ेगा, देख लो यहाँ पे, अगर मोलर मास बढ़ेगा और मोलर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी तो बढ़ेगी ना ओवरऑल। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है गाइस, क्लियर है सबको, किसी को कहीं पे कुछ डाउट है एनीवन, है ना। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मास बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ता है, साइज घटेगा तो वॉल्यूम भी घट जाती है, तो वॉल्यूम घटेगी मोलर मास बढ़ेगा तो ओवरऑल हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ओके, ठीक है, क्लियर है सबको, किसी को कहीं पे कुछ डाउट तो नहीं है ना। ओके, है ना। अब देखो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, ठीक है, ये भी आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े हो, है ना। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी उसे बोलते हैं कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है आपको एक इलेक्ट्रॉन जो है निकालने में फ्रॉम गैसियस एटम, कितना एनर्जी आपको चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि सो दैट हमारा इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर से बाहर चले जाए, है ना, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लें। तो क्या होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को अपन बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो इसका भी ऑर्डर कुछ टेढ़ा है ना, ठीक है, ध्यान रखना, ये ऑर्डर जो है आप लोग ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये भी किसका है, 3D का है, 3D सीरीज का आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है। ओके गाइज, क्लियर है सबको, है ना। और एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, ये ऑर्डर ध्यान रखना, और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ सबको, जो सभी लोग लिखो यहाँ पे नोट में, अगर किसी का हाफ फील्ड हो और फुल्ली फील्ड हो, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन अपन निकाल रहे हैं तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अगर किसी मेटल का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो या फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो और वहां से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो उस समय हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में, है ना। तो लिखो, वेन वेन वन इलेक्ट्रॉन when one electron is removed when one electron is removed from ns orbital from ns orbital a relative energy will be changed, है ना, relative energy of 3D and 4s will change। अगर आप इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो रिलेटिव एनर्जी जो होता है चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज होने के चलते देखो, एंड 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 अदर एनएस इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, ठीक है, एक्सेप्शन बता रहा हूँ एक, आयरन का, एंड अदर एनएस इलेक्ट्रॉन मूव्स टू
n-1 d ऑर्बिटल। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ देखो, एक, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ देखो यहाँ पे, देखो अगर आपके पास आयरन है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान सुनना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपके पास आयरन है तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो? आर्गन 3d6 4s2, ये होगा ना, बोलो हाँ या ना? ठीक है, ठीक है बोलो, है ना? अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया तो आपको क्या बन जाएगा? Fe+। एस से आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, तो क्या क्या बन जाएगा हमारा? आर्गन 3d6 4s1, ये बन गया है ना। बट एक चीज ध्यान रखना, ये हमारा कौन सा हो गया? ये बनता भी नहीं है ना, ये ध्यान रखना। Fe+ जो है, Fe+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ये नहीं होता है, याद रखना, यहाँ से काट लो इसे, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? यहाँ पे देखा गया है कि एनर्जी, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, रिलेटिव एनर्जी जो है डी और एस का चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का है, ध्यान रखना है ना। एनर्जी जो है डी और एस का चेंज हो गया, मैंने ऊपर लिखा है ना आप लोगों को, चेंज चेंज ऑफ एनर्जी। इन लोग का एनर्जी चेंज होने के चलते ऐसा देखा गया है कि आयरन Fe+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है कैसा हो जाता है, फिर चेंज होके, मैंने क्या बोला, एस का जो इलेक्ट्रॉन है डी में आ जाता है, तो यहाँ पे D7 4s0 होता है। ये एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शनल केस है, ये ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, है ना। अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? चेंज, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज, है ना। ठीक है, कैसे चेंज हो गया देखो, पहले कितना था? पहले आप देखो, यहाँ पे देखो, डी हो गया हमारा 1 2 3 4, और ये एस 1 2 3 4 5 6 7, अब 3 हो गया ना। बट आप क्या सोच रहे थे पहले? पहले तो आप सोच रहे होगे कि 4 होगा, है ना। अगर इससे देखोगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा हमारा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से देखो 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है ना, 4 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉनिक डी। एस में भी अगर आप देखो तो एक और है, ठीक है, 4 और 5 हो जाएगा टोटल, बस ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, ऐसा देखा गया है ना। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, अगर Fe+ कभी पूछे और वहां पे पूछे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड करो, तो ध्यान रखना उस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर देना केवल Fe+ में, Fe2+ में नहीं, केवल Fe में, Fe+ में ही केवल, ठीक है। ओके, ये आप सभी लोग ध्यान रखना, ठीक है। Fe+ स्टेबल नहीं होता है, वैसे भी Fe2+ और Fe3+ इज स्टेबल, है ना, ठीक है। इसीलिए Fe+ जो है ज्यादा आपको पाया नहीं जाता है ना। यस यस, जो भी है Fe2+ और Fe3+ ही स्टेबल है ना, बस ध्यान रखना आप लोग, है ना, केवल एंड केवल Fe+ में। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़े किधर से, हाफ फील्ड और फुली फील्ड में, तो उसका एनर्जी ज्यादा लगता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, ये आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े हो ना सभी लोग, पता है ना सबको, है ना, सबको पता है ना ये चीजें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लो आप, एग्जाम्पल है यहाँ पे, अगर आपके पास क्रोमियम है और यहाँ पे दिया हुआ है 3d5 और 4s1 है, एंड मान लो कि दूसरा है आपके पास, आपने हम्म, जैसे कॉपर हुआ है ना, कॉपर का क्या होता है? 3d10 4s1, है ना, ये होता है ना सबका। अगर आपसे कोई बोले कि I2 कंपेयर करो, है ना, दूसरे से मान लो, तो यहाँ पे ये जो है क्या है हमारा, बोलो, ये भी हाफ फील्ड है, तो ये तो इजीली लूज कर जाएगा, बट ये भी कर जाएगा आसानी से, है ना, बोलो हाँ या ना।
तो यहाँ पे जो I1 होगा और इसका जो IE1 होगा, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो तो ठीक होगा, बट जब आप सेकंड कंपेयर करने जाओ तो यहाँ पे क्या है, ये हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड में हमारी ऐसा देखा गया है कि IE2 जो होगा ज़्यादा होता है। अगर आप कंपेयर करो सिंपल इससे, अगर 3D4 से कंपेयर करोगे तो इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, 3D5 का ज़्यादा होगा। और कॉपर ये भी क्या है हमारा, फुल्ली फील्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ें बस ध्यान रखना आप लोग। वैसे ये सब चीज़ें पीरियोडिक टेबल में कवर्ड है, बट आप लोग ध्यान रखना है ना, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल कवर करेंगे तो वहां पे ये फिर से देखेंगे, है ना। तो 3D10 जो है हमारा ये स्टेबल है। अगर 3D10 आप कंपेयर कर रहे हो मान लो 3D8 से, 3D8 से, है ना, आपको इलेक्ट्रॉन हटाना है किधर से, 3D10 एंड 3D8 में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किस में ज़्यादा होगा बताओ, सभी लोग बताओ। 3D8 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा कि 3D10 का, सभी लोग बताना, एवरीवन। 3D8 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा कि 3D10 का? तो 3D10। यस, ठीक है, ध्यान रखना अपना, है ना। जब आप इलेक्ट्रॉन 3D10 से निकालोगे उस समय उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है ना। ठीक है, ओके। 3D10 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, 3D10 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन होगा, है ना। आगे चलते अपन, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, है ना। ठीक है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दो टाइप का होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है ना डिटेल में। तो अब फिर से मैंने लिखा हूँ, पैरामैग्नेटिक क्या होती है, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, वीकली, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे एक और मोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन सा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक नो, इज नॉट जीरो, ठीक है, जीरो नहीं होगा यहाँ पे, इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो, ठीक है, जीरो नहीं होगा, है ना, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बट डायमैग्नेटिक में अगर आप आओगे तो वीकली रिपेल्ड होता है ये, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल्ड, है ना। यहाँ पे जीरो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है यहाँ पे, जीरो। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको याद है ना फॉर्मूला, √n × n+2 bm, है ना। और यहाँ पे n क्या है हमारा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है हमारा, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बताओ किसी को डाउट है इसमें, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में किसी को कहीं पे कुछ डाउट है, एनीवन? नहीं ना, ओके, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। कलर, कलर भी हम लोगों ने पढ़ा, ऑलरेडी कवर कर लिया है डी ब्लॉक में, मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, याद है, डीडी ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ डीडी ट्रांजिशन क्यों हो रहा था, जब आपके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद रखना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तभी डीडी ट्रांजिशन होगा। चार्ज ट्रांसफर कब हो रहा था, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तभी वहां पे क्या होगा हमारा, चार्ज ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे, ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है फिर भी कुछ कॉम्प्लेक्स जो है कलर शो होते हैं ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर, LMCT, लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर और मेटल टू लिगेंड, याद है, सबको याद है ना गाइस, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन? एनीवन, किसी को डाउट है? नो डाउट, शिखा डाउट है आपको, सुप्रिया, जुबिया, साक्षी, रिया, पिंकी, पारुल, पार्थ, आप लोग फ्यूचर डॉक्टर हो, कोई डाउट तो नहीं है ना? बस और 2 मिनट जुबिया, है ना, हमारे फ्यूचर डॉक्टर हो आप लोग, है ना, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, अब कुछ चीजें देखो याद करने वाला फिर आ गया।
आज आप लोग सोच रहे हो सर तो याद पे याद, याद पे याद, कितने याद करें सर हम लोग, है ना। देखो ये चीजें सभी लोग याद रखना। स्कैंडियम 3+ कलरलेस होता है। Ti4 4+ भी कलरलेस होता है, क्योंकि यहाँ पे 3D जीरो होता है। ठीक है। Ti3+ पर्पल होता है, ये याद रखना होगा। V4+ ब्लू होता है। कॉपर 2+ ब्लू होता है ना। V3+ ग्रीन होता है। V2+ वायलेट, क्रोमियम, ये सब चीजें ध्यान रखना। वायलेट, ग्रीन, Cr2+ ब्लू, Mn2+ पिंक, Fe3+ येलो, Fe2+ ग्रीन, Zn2+ कलरलेस, है ना। कोबाल्ट 2+ पिंक, कोबाल्ट 3+ ब्लू। ये डी ब्लॉक ऐसा है, कुछ चीजें जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये कलर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो कलर आप लोग कोशिश करना कि याद हो जाए, है ना। एटलीस्ट 3D वाले कोशिश करना हर चीज याद हो। ऑर्डर, आयोनाइजेशन एनर्जी हो, साइज का ऑर्डर हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो, है ना, कलर हो, है ना। एटलीस्ट 3D तो याद होना चाहिए, है ना। ठीक है। ओके, है ना। किसी को डाउट तो नहीं है ना। ओके। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके गाइस, सो अब देखो, अब ये हमारा लास्ट है ना। और इसके बाद आप लोग अच्छे से जो क्वेश्चन मैंने शेयर करा है आप लोग। स्लाइड दिखाना। हम्म, सर हाँ बोलो। सर हो गया। ठीक है। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देखो डी ब्लॉक के मेटल जो है फॉर्मेश कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, पूरा तो डी ब्लॉक पे ही हम लोग बात की है ना। क्यों बनाता है, इसका रीजन वहां पे भी मैंने दिया था, है ना। स्मॉल साइज होता है वहां पे, है ना। डी डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ज्यादा। ठीक है। और हायर न्यूक्लियर चार्ज और हायर आयनिक चार्ज होते हैं, ये रीजन है ना। ठीक है। ये तो बोर्ड के लिए हुआ, बोर्ड में पूछ सकते हैं आपसे, है ना। ठीक है। डी ब्लॉक मेटल जो है क्यों ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ड्यू टू द स्मॉल साइज, अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज, है ना। ओके, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, क्लियर हो गया सबको। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे जो दो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, ऑक्सीडेशन नंबर एंड एसआरपी, रिडक्शन पोटेंशियल वाले। ठीक है। वो दोनों कवर करने के बाद हम लोग सीधे KMnO4 एंड K2Cr2O7 के प्रॉपर्टी पे मूव कर जाएंगे। ठीक है। ओके, क्लियर गाइस, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, एनीवन, किसी को डाउट है बोलो। सुना है ना, डाउट है आपको। सर एक क्वेश्चन में डाउट है। कि सर यहाँ पे सर जो Fe2+ और Fe3+ में से मोर स्टेबल Fe3+ होता है, ऐसा क्यों? ए, हाँ, ड्यू टू द D5 कॉन्फ़िगरेशन। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है मोनिका, पूरा 4D भी बनाएगा। प्लेटिनम बनाता है कि नहीं, प्लेटिनम बनाता है, गोल्ड बनाता है, है ना, सभी बनाते हैं, है ना। एस ब्लॉक भी बनाता है, पी ब्लॉक भी बनाता है ना। ऐसा नहीं है मोनिका, 3D नहीं है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स का बात हो रहा है ना। ऑर्डर जो है ज्यादातर 3D में है, ऑर्डर वाले 3D याद करना, है ना। जैसे कलर हो गया 3D वाले याद रखना आप लोग, है ना। और ऑर्डर जो भी है सब 3D वाले याद रखना आप लोग। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है, 3D वाले याद रखना। जैसे आपका डेंसिटी का ऑर्डर है 3D का, ठीक है, 3D मेटल का। जैसे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ऑर्डर है, ये सभी चीजें आप लोग याद रखना, है ना। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लो, है ना। ये अपनी साइज का हो गया, है ना, साइज का ऑर्डर है, ये 3D वाले आप लोग ध्यान रखना, है ना। ओके गाइस, क्लियर है सबको, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं है ना, है ना। बोलो सर। यस सर। क्लियर है। ओके, डाउट है तो पूछ लो आप लोग, है ना। किसी को कुछ भी डाउट है। हाँ, यस यस, ठीक है।
बाय ऑल ऑफ यू, है ना? Okay guys, so let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning and keep smiling. Bye bye all of you. Bye, sir. Bye.